नमस्कार, जय भीम। हम सबको जैसा मालूम है कि 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उस महामानव जिसने आज के भारत को गढ़ा और आज भारत जो यहाँ तक पहुँचा, जिस लोकतंत्र की बात पूरी दुनिया में होती है, उसको गढ़ने में बाबा साहब का जो योगदान है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक झूठ जो समाज में फैलाया गया और उसको बढ़ाया गया कि बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, तो वो उनके काम केवल दलित वर्ग के लिए सिमट कर रह गए और संविधान को लोग आरक्षण या उससे जुड़ी हुई चीज़ें समझने लगे। जबकि संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जो महिलाओं के लिए भी थे, ओबीसी वर्ग के लिए भी थे, जो कर्मचारियों के हित की भी बात संविधान में की गई। तो इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि इस झूठ से इतर कि बाबा साहब दलितों के मसीहा तो थे ही, लेकिन उसके अलावा क्या क्या थे, तो वह जानने के लिए हम आज चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ बहुत सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग अपनी राय रखने वाले बहुत से बुद्धिजीवी आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर विवेक गजभिये सर, जो कि आर्किडेफ मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी के प्रोफेसर एंड हेड हैं, तो सर आप क्या बताना चाहते हैं एक दलितों के अलावा जो योगदान है उससे इतर आप उनका योगदान किस क्षेत्र में देखते हैं? जनरली जैसे आपने कहा कि ये एक झूठ फैलाया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है केवल दलितों के मसीहा थे, उन्होंने दलितों के लिए काम किया जी, या फिर केवल दलितों के रिजर्वेशन के लिए ही काम किया है। ऑडियंस को भी बता सकते। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो आरक्षण के जो कलम है 15, 4, 16, 4 और 340, इसके हम हिस्ट्री में अगर जाके देखते हैं या फिर संविधान सभा में उनके जब व्याख्यान देखते हैं या फिर चर्चाएं देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि बाबा साहब ने सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था जो की है वो बैकवर्ड क्लास यानी अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब आज के जिसको हम ओबीसी कहते हैं या फिर बहुजन कहते हैं, उनके लिए की है। जी, मतलब ओबीसी के बारे में एक सच ये भी है कि बहुत सारा जो ओबीसी का तबका है वो बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण का भी विरोध करता है। उन्हें ये लगता है कि शायद ये केवल जो कहें कि एससी और एसटी के लिए बाबा साहब का काम है, जबकि ओबीसी के लिए सबसे पहली लड़ाई करने वाले और उनके लिए प्रावधान करने वाले, और जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले शायद प्रावधान करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। तो सर वो क्या ऐसी चीज़ें थीं जो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी वर्ग के लिए की? अगर हम उसके लिए हमें थोड़ा सा जो संविधान सभा की जो चर्चाएं हैं उसमें थोड़ा सा झांकना पड़ेगा। जी, तो सबसे पहले जो धाराएं आई थी वो थी 16/4। जी, बाद में 15/4 जो है वो संविधान संशोधन के बाद में आई है। ये तकनीकी पक्ष पर ना जाके आप हाँ, सीधे इस पे बताएं कि तो क्या हाँ, नहीं तो वो प्रावधान थे? क्यों आई है वो भी समझना बहुत जरूरी है। जी, 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 तो 16/4 में पहले केवल नौकरियों में आरक्षण था। हाँ, हाँ, जो जब संविधान सभा हुई उसमें जो पारित हुआ तो उसमें केवल नौकरियों में आरक्षण था, उसमें शिक्षा में आरक्षण नहीं था, राजनीति में भी नहीं रहा और राजनीति में भी नहीं था। तब ये जो मद्रास प्रोविंस जो मतलब आज का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस वक्त मेडिकल कॉलेज में शिक्षा में आरक्षण दिया था। अच्छा, ओके। तो उसके विरुद्ध जैसा हम अमूमन होता है उस वक्त भी लोग कोर्ट में गए, सर्वोच्च न्यायालय में गए, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो आरक्षण है ये असंवैधानिक है। तो फिर इसके लिए इसमें संशोधन करना पड़ा। ओके। और दूसरी और मजे की बात यह थी कि 16/4 जो था उसमें जब वो संविधान सभा में पारित किया गया तो उसमें बैकवर्ड नाम का शब्द नहीं था। ओके। तो बाबा साहब ने वो बैकवर्ड शब्द खुद प्रयास करके अपने जिम्मेदारी पे, जो मसूदा समिति के अध्यक्ष थे वो बोलते हैं कि मैंने मसूदा समिति का अध्यक्ष होने के नाते इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। संविधान सभा में इस शब्द को पास नहीं किया गया था, लेकिन मुझे लगा कि यह बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने मेरे प्रयासों से और मैंने इसमें संविधान सभा के अनुमति के बगैर डाल दिया। हाँ, बैकवर्ड, वो क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ा सा उन्होंने देखी होगी तो जो सामाजिक, वो डाला गया।
और उसके बाद में फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एजुकेशन में आरक्षण जो है ये मतलब असंवैधानिक है, उसके बाद में फिर जो 15 है, सॉरी 15(4) जो है, तो 15(4) को फिर उसमें और डाला गया कि जो ये बैकवर्ड क्लास मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए शिक्षा में भी आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, और तो इस तरीके से हमें पहले शिक्षा में आरक्षण मिला और नौकरी में आरक्षण। ओके, और इस वजह से आज जो पिछड़ा जो वर्ग है जी, जो वास्तव में बहुत जगह मतलब पीछे था, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो या नौकरियां हो, लेकिन उसके बाद जब वो प्रावधान किए गए तो वो आगे आए। और आज हम देखते हैं कि कई राज्य हमारे ऐसे हैं जहां पर पिछड़ों की सरकार है, और आज की जो सरकारें हैं वो कोशिश करती हैं कि किसी वजह से ओबीसी का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और उनको वो रिझा पाएँ। तो ये सब बाबा साहब के प्रयासों की वजह से ही था कि उनको राजनीतिक जो लाभ दिया गया, कहें कि राजनीतिक क्षेत्र में रिजर्वेशन किया गया, नौकरियों और शिक्षा में किया गया। सर, रिजर्वेशन की बात बहुत होती है और संविधान को जैसा कि मैंने कहा कि मान लिया जाता है कि रिजर्वेशन या उसी के इर्द गिर्द कुछ बात है। तो डॉक्टर राजकुमार सर हमारे साथ हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में, सामाजिक मुद्दों पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब का बहुत बड़ा काम आर्थिक क्षेत्र में भी है, तो आप उस पर कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास केवल बाबा साहब के बारे में इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। जी, पास कर लीजिए माइक। और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत बड़ा अंतर है। जो हम सुपरफिशियल किसी चीज़ के बारे में जानते हैं वो केवल इन्फॉर्मेशन है, और हम बाबा साहब के बारे में अगर जानना चाहते हैं और जो हम देखते हैं वो केवल एक टिप ऑफ आइसबर्ग है जी। इसके अलावा हमें जो प्रचारित किया जाता है बाबा साहब को एज ए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी और लीडर ऑफ इनइक्वालिटी, इनके बारे में बस सबको पता है कि बाबा साहब ने ये काम किया है। लेकिन असल मायनों में जो बाबा साहब ने जो अपने जीवन की शुरुआत करी थी एज एन इकोनॉमिस्ट करी थी। हाँ। 1907 में मैट्रिक करने के बाद 1913 में जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, तो जो उनके जो शोध के विषय थे उन विषयों के आधार पे ही इंडिया की जो इकोनॉमी है जो शुरुआती अवस्था में थी वो उसी धरातल पर विराजती है। जी जी। तो जो उनके रिफॉर्म्स थे, जैसे इकोनॉमी के बारे में देखें तो उनने जो अपनी जो तीन जो उनके लिटरेचर थे, मेनली जो शोध कार्य थे, मतलब उनने जो उसी विषय में 2 बार पीएचडी करी थी अलग अलग स्थानों से। तो जो उनने जो अपने शोध पत्रों में और अपनी जो बुक्स में जो बाद में रूपांतरित हुई, जैसे जो आजकल जो आप जिसको आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी अवधारणा 1924 में ही बन गई थी। जी जी। जब रॉयल कमीशन ऑफ हिल्टन आया था, जी जी, उस टाइम ये वो काल था जब जो अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध का समय था, उसके बाद का समय था। तो एक्चुअली जो ब्रिटिश रूल थे वो केवल इंडिया की जो वेल्थ है वो वेल्थ स्टीलर ही थे सही मायनों में। तो उस टाइम पे इंडिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो स्वाभाविक है कि विरोध के जो स्वर है वो मुखर होने लगी थी उस टाइम पे। तो ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन जिसको रॉयल कमीशन ऑफ हिल्टन बोलते हैं उसका गठन किया था 1924 में। तो उस जो आयोग में करीब 40 सदस्य थे। तो जब पहली बैठक हुई तो जब 40 सदस्य जो हॉल में बैठे थे तो देखा बाबा साहब ने कि इनके हाथों में तो वही पुस्तक की कॉपी है जिसकी थीसिस उनने पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लंदन में दे चुके थे। जी जी। तो मतलब इतना गहरा प्रभाव था उनका कि पूरे विश्व में, इवन इंग्लैंड में जब थीसिस छपी थी तो बहुत सारी प्रतियों में वो पब्लिश हुई थी और वर्ल्ड ने उनका मतलब उस टाइम पे भी लोहा माना था। हाँ, पूरी दुनिया मानती है एक्चुअली। और आज हिंदुस्तान में जो भी इतने दिन जो अर्थतंत्र जो आप बता रहे हैं वो भारत की रीढ़ है, और उसकी रीढ़ जो है वो आरबीआई है। सारी चीज़ें जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो अगर चलता है तो आरबीआई की गाइडलाइन से चलता है। तो उसकी जो अवधारणा बनाना और उसके थ्रू इकोनॉमी कैसे होगी, बहुत सारे क्लिष्ट शब्द जो आजकल हम सुनते हैं, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, जी जी, है ना, फिस्कल डेफिसिट, ये सब कहीं ना कहीं उसका उद्गम उस टाइम पे हो गया था। फिस्कल डेफिसिट आजकल बस
फैंसी टाइप का टर्म लगता है। जी जी। लेकिन जो बाबा साहब के जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे, है ना, साथ में उनका ये मानना था कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, एक्चुअली भारत कृषि प्रधान देश था तब भी, आज़ादी के पहले भी, और उस टाइम पे प्रछन्न बेरोजगारी एक अलग शब्द है, प्रछन्न बेरोजगारी, क्योंकि जितना रोजगार कृषि ने भारत को दिया था उसमें जो श्रमिक इन्वॉल्व थे वो कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो एक समय के बाद, जैसे अब गेहूं की फसल, चावल की फसल कट गई, अब बीच में खाली है, तो प्रचंड बेरोजगारी की, फॉर द टाइम बीइंग मैनी ऑफ द लेबरर्स दे वर अनएम्प्लॉयड। तो कहीं ना कहीं ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खाली स्थान था कि इसको उस समय क्या utilize किया जाए, जा उस समय कैसे, तो उनका उस टाइम पे ये मानना था कि हम जो भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हम कृषि में जो है औद्योगिकरण कर सकते हैं। ओके। तो जो हरित क्रांति का जन्म हुआ था ना आज़ादी के बाद, तो कहीं ना कहीं उसकी भी अवधारणा तब जन्म ले चुकी थी। देखिए मतलब कितना, मतलब पूरे साल में शायद जो हमारी इकोनॉमी जो जनरेट होती होगी तो बहुत कम समय के लिए, जब एक फसल हुई बाकी पूरे समय पे अर्थतंत्र मतलब एक तरीके से बोलें कि शांत बैठा हुआ था, और उसको फिर उन्होंने इस तरीके से सोचा कि नहीं, हमें एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री में बदलना पड़ेगा। और आज अगर कहें कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है, कृषि तो है ही, कृषि के साथ जो कृषि उद्योग है वो कितना आगे है, तो शायद कहीं ना कहीं इसमें आप जो बताना चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बहुत बड़ा रहा होगा। और एक बुक जैसा कि हम सबको पता है बाबा साहब के काम पे, प्रॉब्लम ऑफ रुपी जो थी वो पब्लिश हुई, और आज दुनिया उस किताब का लोहा मानती है। और भारत के अर्थशास्त्र में वो किताब कहें कि एक तरीके से मील का पत्थर साबित होती है जब कोई भी दिक्कत आती है अर्थ के क्षेत्र में, खासकर तो बाबा साहब का काम देखा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो द ओरिजिन ऑफ इंडियन रुपी, जी। इट्स रिवॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न इन करंट सिनेरियो, तो ये बिल्कुल उसी का ही मतलब परिणाम है। उनने एक एक शब्द को, एक एक चीज़ को बहुत गहराई से उस बुक में समझाया। वो जो उनकी थीसिस थी, दूसरी नंबर की थीसिस, जो 1927 में पब्लिश हुई थी, उसी पे बेस थी पूरी। जी, हमारे साथ डॉक्टर एम.एल. अहिरवार सर भी हैं, जो लॉर्ड बुद्धा हॉस्पिटल भोपाल के डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ आप अपना परिचय खुद देना मैं चाहेंगे। परिचय अपना खुद, जी जी। मैं डॉक्टर एम.एल. अहिरवार, मेडिकल विशेषज्ञ, क्लास 1 ऑफिसर हूँ मैं जिला चिकित्सालय रायसेन में। जी। तो मैं एज ए एम्प्लॉय अपनी बात रखूँगा कि एम्प्लॉय में बाबा साहब, एम्प्लॉयज़ के लिए बाबा साहब ने क्या क्या प्रावधान रखे हुए हैं। माइक थोड़ा सा। हाँ, तो एम्प्लॉय के लिए बाबा साहब ने खुद एज ए एम्प्लॉय काम किया है, तो उन्हें एक एम्प्लॉय की क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में उन्होंने जाना। इतने उच्च शिक्षित होते, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने बड़ौदा स्टेट में अपनी सेवाएं दी अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट, तो उन्होंने देखा कि एक एम्प्लॉय को कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जब वो अपने काम करते थे तो उनको उनकी टेबल पे फाइल फेंकी जाती थी, मतलब कोई हाथ से नहीं देता था, नंबर 1। दूसरा देखते थे कि जब दिन में उनको प्यास लगती थी, पानी पीना होता था, तो उनका चपरासी उनको उस मटके से, गिलास से पानी देने के लिए मना करता था। मतलब एक इतने उच्च शिक्षित, उस जमाने के इतने उच्च शिक्षित को जब इतनी एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय इतनी समस्याओं का समाधान, समस्याओं की मतलब सामना करना पड़ा, तो उन्होंने जब संविधान को रचा, लिखा, तो उन्होंने एम्प्लॉय के लिए विशेषकर एक ध्यान रखा कि एम्प्लॉय को मतलब सम्मान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। जी जी जी, ठीक है ना। जी। और उसका परिवार सुरक्षित होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब अगर एम्प्लॉय नौकरी करता है और मतलब उसकी किसी कारणवश से प्राकृतिक रूप से कोई घटना हो जाती है, तो उसकी परिवार सुरक्षित है। उसके पेंशन मिलेगी, उसकी पत्नी को मिलेगी, और छोटी बच्चे हों तो उसको भी मिल सकती है। अनकम्पनियप्टी का प्रावधान उसमें रखा गया। तो मतलब एक है कि एक एम्प्लॉय अगर है तो उसको सुरक्षा फील होती है कि मैं सरकारी नौकर हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। यहाँ मैं आपकी बात एक बता दूँ दर्शकों को कि ये भारत में अगर सरकारी नौकरी है आज भी, तो लोग जो युवा हैं वो कोशिश करते हैं, अगर एक बड़े पैकेज पर प्राइवेट जॉब मिल रही है उसको और सरकारी नौकरी है, तो वो सरकारी नौकरी को
ज़्यादा बोलें कि प्राथमिकता देते हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो सामाजिक सुरक्षा है या जो एक तरीके से विश्वास है उसमें विश्वास। कि आप अगर सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आपकी आसानी से जॉब जाएगी नहीं, आपने जो और दूसरी जो सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान बाबा साहब ने किए थे वो मिलेंगे अगर कुछ होता है। तो ये तो बहुत बड़ा काम था जो आपने बताया बाबा साहब। और ये यहाँ मैं ये भी बहुत प्रमुखता से बता दूं कि उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि ये सारे प्रावधान केवल दलित बिल्कुल एम्प्लॉयज बिल्कुल 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 सही है। तो बाबा साहब ने जो प्रावधान रखा है उसमें ये रखा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है। जी। अगर अभद्र व्यवहार कोई मारपीट करता है तो एक 353 धारा होती है जिसमें 10 साल का कारावास, आजीवन कारावास की सरकारी कार्य में 12 साल की बाधा, सरकारी कार्य में बाधा। कोई जबरदस्ती आपको धमका नहीं सकता, कोई जबरदस्ती आपसे काम नहीं कर सकता है। और साथ में उन्होंने महिलाओं के लिए भी एक प्रावधान रखा कि कोई महिला अगर किसी कार्यालय में काम करती है तो उसका सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, जी जी जी। उसकी भी मतलब व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, 6 महीने की मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की गई कि वो मैटरनिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो 6 महीने तक रेस्ट करेगी, जी जी। ये व्यवस्था की गई। और साथ में जो काम के घंटे निश्चित किए गए कि 8 घंटे से ज्यादा मतलब कोई काम नहीं जबकि कर अंग्रेज 12 घंटे के पक्ष में थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और यहाँ का जो वर्ग था ना जो वो तो 24 घंटे के पक्ष में था हाँ। कि वो तो मेरे यहाँ 24 घंटे काम करता रहे। लेकिन बाबा साहब ने ये रखा कि नहीं, 8 घंटे फिक्स होंगे काम के और सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, किसी भी एम्प्लॉय से, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी से ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब अब देखिए, सरकारी। हाँ कितनी बड़ी बात आपने कही कि 6 घंटे का काम उन्होंने किया और सिर्फ इसी वजह से आज जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने घर को भी समय दे पाते हैं, अपने माँ बाप की भी देखभाल कर पाते हैं, अपने बच्चे की भी देखभाल कर पाते हैं। अगर ये समय 12 घंटे का होता सिर्फ नौकरी, और 12 घंटे के अलावा फिर आप जिस जगह काम करते हैं तो वहाँ आने जाने का भी समय है और कई बार, तो फिर आप सोचिए कि ज़िंदगी किसी एक सरकारी कर्मचारी के अगर ये प्रावधान नहीं होते तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो सरकारी कर्मचारी की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होती। बिल्कुल जी जी जी। इसमें और हाँ मैं और भी बताना चाहूँगा जी जी। कि इसके साथ में जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर है, आज एक ये सर्विस रूल्स है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी बिल्कुल पूरी तरीके से लागू होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे साथी एक काम करने वाले मेरे बिल्कुल बिल्कुल साथी काम करते, उनकी वाइफ प्राइवेट सेक्टर में एज ए प्रोफेसर थी, उसकी प्रेगनेंसी हो गई तो उसने छुट्टी लीव मांगी, तो उससे लिखवा के ले लिया गया कि मैं अपनी मर्जी से अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से इस पोस्ट से रिजाइन दे रहा हूँ। और जब उसकी डिलीवरी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई, तो फिर जब उसके पास जब दूसरी बार उसको प्राइवेट कॉलेज में जब वो नौकरी करने गई तो उसकी सैलरी कम करके उसको ज्वाइन कराया। ओहो, मतलब तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में ये अंतर है। मतलब आपके प्राइवेट सेक्टर में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कब आपको लात मार के भगा दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में बाबा साहब ने अपने संविधान में प्रावधान रखा कि हम भविष्य सुरक्षित रखेंगे, साथ में उसको उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, साथ में इसके साथ में भी जो हाँ, और उसका बच्चों का भविष्य भी रहेगा, वो अच्छी शिक्षा भी लेगा। और इसके साथ में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सरकारी जितना, जैसे आपने बताया कि 8 घंटे काम फिक्स है, साथ में आप 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते हो, साथ में आपको 20 मेडिकल लीव भी प्रावधान रखा गया कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो आप उसका भी आपको पैसा मिलेगा। साथ में साल भर में 1 महीने आप छुट्टी पे रह सकते हो, उसकी भी आपको सैलरी मिलेगी। साथ में अगर आपको आपस में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो 14 छुट्टियां उसकी भी मिलती हैं। तो इतना बड़ा बेनिफिट बाबा साहब करके गए हैं। जी, बहुत अच्छा बताया अहरवार सर आपने। मतलब जो सरकार, मतलब जो योगदान था बाबा साहब का कर्मचारियों के लिए। अब हम बात करते हैं उस वर्ग की जो किसी भी देश का 50% होता है और उसके विकास के बिना मतलब देश का विकास हो नहीं सकता। लेकिन इस देश में जहाँ नारी की पूजा होती है, उसी देश में बहुत एक अंतर भी देखते हैं कि अपराध हों या उनके लिए जो प्रताड़ना है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारा भेदभाव, चाहे वो महिला किसी भी वर्ग की हों, उनके साथ शुरू से होता आया है।
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रावधान किए संवैधानिक, उसके बाद महिलाओं की स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार आया। इसमें योगदान उन महापुरुषों का भी है जिन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसी ही समाज सेविका हमारे बीच आज मौजूद हैं श्रीमती संघमित्रा गजभिया जी, जो पहले पुलिस से रिटायर्ड हुई हैं, डीएसपी के पद पर थी, अभी बुद्धिस्ट महिला संघ जागृति मंच की अध्यक्ष हैं और बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं महिलाओं के लिए खासकर। तो हम चाहेंगे कि आप महिलाओं के लिए जो जो काम किए गए उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने सारे अधिकार सुरक्षित किए और उनके दिए हुए अधिकार के कारण ही आज हमारे भारत देश की संपूर्ण महिला, अधिकतर महिला शिक्षित हुई। और सबसे ज़्यादा अधिकार अगर दिए हैं महिलाओं को तो पुरुषों के बराबर संपत्ति में अधिकार जी। पहले यदि महिला विधवा हो जाती थी या तलाक हो जाता था, उनके दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, जबकि पुरुषों को अधिकार था जी। तो ये अधिकार भी हमारे लिए सुरक्षित रखा गया और उसी अधिकार की वजह से आज महिला यदि विधवा हो जाती है तो दोबारा दूसरा विवाह करती है जी। और संपत्ति में भी पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं था पहले, लेकिन आज हमें संविधान की वजह से पुरुषों के बराबर संपत्ति में अधिकार मिलता है, अपने माता पिता के संपत्ति में ये अधिकार हो गया। और आज शिक्षा का अधिकार मिलने के कारण, पूर्व में तो शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, शिक्षित नहीं हो सकती थी, लेकिन आज शिक्षा का अधिकार मिलने के कारण और शिक्षित होने के कारण आज हमारी महिलाएं राज्यसभा में हैं, विधानसभा में हैं, संसद में हैं, बड़े बड़े संस्थानों में विराजमान है। बहुत तरक्की की है हमारी महिलाओं ने। और बाबा साहब ने अगर संविधान में हमें ये अधिकार सुरक्षित नहीं किया होता तो आज हमारी महिलाओं की स्थिति अलग होती, इतनी तरक्की नहीं की होती। और हम सिर्फ दलित महिलाओं के लिए ही नहीं किया है, ये भारत के संपूर्ण महिलाओं के लिए अधिकार सुरक्षित किए हैं। मुझे लगता है कि भारत के संपूर्ण महिलाओं को, बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करना चाहिए। आज जो हम जिस स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, वो बाबा साहब के कारण, बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान में दिए गए अधिकार के कारण, और बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया उसमें जो अधिकार दिए महिलाओं के, उसके कारण हमारी स्थिति आज सुधरी हुई है और हम अच्छी स्थिति में हैं। मैं भी अगर आज एक डीएसपी पद से रिटायर हुई हूँ तो अगर बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया होता तो मैं कभी शिक्षित नहीं हो पाती और ना ही कभी मैं नौकरी कर पाती और ना ही आज मैं यहाँ आप सब लोगों के बीच में बैठ के चर्चा कर पाती। ये सब मेरे बाबा साहब की वजह से है और मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और बाबा साहब ने सभी के लिए किया, चाहे दलित महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, संपूर्ण जाति की महिलाओं के लिए उन्होंने तो महिला शब्द यूज किया, बस उन्होंने मतलब समाज या जाति नहीं लगाई, लेकिन उनको लगता है, बाकी लोगों को लगता है कि सिर्फ दलित नहीं। यहाँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्या है, अगर बाबा साहब के काम एक नागरिक के रूप में अगर लोग जान लेंगे तो फिर वो अपना हक मांगेंगे, और अगर वो अपना हक मांगेंगे और अपना अधिकार जानेंगे तो ये सबसे बड़ी जो मुसीबत होगी वो उस तबके के लिए होगी जो हक छीनते आया है। ये मुसीबत होगी राजनीति के लिए कि उन्हें उनको हक देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा साहब को सीमित किया गया कि वो केवल दलितों के मसीहा थे, जबकि अभी हमने जितनी बातचीत की उससे हमें पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, यहाँ एक और बात मैं जो कहना चाह रहा था कि हमने जाना कि महिलाओं का, बाबा साहब को आपने जैसे कि कोटि कोटि नमन करने की बात की, और ये हर महिला को करना चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं जहाँ भी हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए, वो चाहे शिक्षा में हो, प्रशासनिक क्षेत्रों में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, और इसलिए महिलाएं आज अलग अलग जगह हैं। एक बात, चूँकि जाति व्यवस्था का दंश बाबा साहब ने झेला था और उन्होंने फिर बाद में लगा कि ये जो व्यवस्था है वो हिंदू धर्म की थी,
तो इसीलिए उन्होंने बाद में बुद्धिज्म को अपनाया और भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी थी वो पूरी दुनिया ने अपनाई। तो रवीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो आखिर ऐसी क्या चीज़ थी। आज पहले मैं रवीश जी का परिचय मैं करा दूं कि रवीश जी हमारे पुराने साथी हैं और सामाजिक मुद्दों पर अलग अलग समय पर अपनी अपनी राय रखते रहते हैं। एक एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप बताइए कि बाबा साहब ने पूरे बहुत सारे चूँकि धर्म थे तो बुद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? जी जी, आपकी बात मैं उस दूसरी बात पर जवाब बाद में दूंगा। जो मैडम ने बात कही बाबा साहब को नमन करने की बात, तो उस पर ही मैं बात कहूँगा कि हर कोई ये कहता है कि बाबा साहब को नमन करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। बाबा साहब को आपको नमन नहीं करना, आपको पूजना नहीं है, उन्हें अपने कर्मों में उतारना है। जी, जी। उन्होंने जो बात कही है उसको अपने चरित्र में उतारना है। उन्हें नमन नहीं करना, उन्हें फूलमाला नहीं चढ़ाना। वो नहीं चाहते हैं कि कोई हमें फूलमाला चढ़ाए, जी 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 जी, है ना। एक तो बात ये हो गई। दूसरी, आपने कहा कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, तो उसके बारे में टेक्निकल पहलू तो बहुत है। मैं सिर्फ भावनात्मक पहलू के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके सब सारा का सारा खेल कॉन्शियस का है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी दोस्ती आसपास के उन्हीं बच्चों से होगी जो क्रिकेट खेलते हैं। आप डॉक्टर हैं इस क्षेत्र में, तो आपके आसपास दोस्त वही बनते हैं। तो अगर आप में प्राणी मात्र के प्रति अगर करना है तो आप बुद्ध से बच नहीं सकते। क्या बात है, और ये आपने बहुत बड़ी बात तो की। बुद्ध भगवान का जो कॉन्शियस था और अंबेडकर का कॉन्शियस, अंबेडकर हमेशा प्राणियों के प्रति दया रही उनमें, चाहे स्त्रियां हों, चाहे बच्चे हों, चाहे कर्मचारी वर्ग हो या नीचे का जो भी दलित तबका हो, जो भी पीड़ित या शोषित है, उसके प्रति उनमें जो करुणा थी वही करुणा बुद्ध में थी। तो दोनों का कॉन्शियस मैच करता था मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव बोलता है। जी, जी। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को। अच्छा, दूसरा एक और मुझे लगता है कि भारत की जो सामाजिक जो ज़मीन है वहाँ और दूसरे धर्मों को पनपने के लिए उतनी जगह नहीं मिली, जबकि अगर बुद्ध धर्म को देखा जाए तो वो पूरी दुनिया में फैला और बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसको कई लोगों ने समझा। तो क्या कहते हैं, मतलब बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया तो वो सीमित हो गया या कुछ और सोचते हैं? नहीं, उसके बारे में भी मैं अपनी अलग राय रखता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया इसलिए भारत में बौद्ध धर्म खत्म हो गया। जी। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया इसलिए भारत में बौद्ध धर्म बच पाया। आज जितने भी लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जी। आप देखिए, बुद्ध वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी धर्म या किसी भी उसके लिए अलग से कुछ नहीं सोचा। अब बुद्ध तो खुद ही मतलब सवर्ण तबके से थे। जी 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 और उनकी बातों को भी लोग नहीं मानते हैं। जी और बुद्ध की बात कोई भी धार्मिक लोग करना नहीं चाहते। जी जी। आप देखिए, सिर्फ दलित वर्ग के अलावा कोई बात नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्यों बुद्ध से बचना चाहते हैं? जी जी जी, है ना। तो बुद्ध को जो बचाया वो अंबेडकर ने ही बचाया। जी, क्या बात है। प्रोफेसर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि एक अनुमान है कि जो ओबीसी है तबका वो 53% के आसपास या उससे भी कहीं ज़्यादा है, और उनके सोचते हुए, क्योंकि उनके जो पिछड़ेपन को देखते हुए अलग अलग उनका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए संख्या के हिसाब से उतना नहीं था, तो फिर बाबा साहब ने जो पहले आपने जो योगदान है वो बताया। इसके अलावा और कुछ आप अगर ओबीसी वर्ग के लिए जो बाबा साहब के योगदान है वो बताना चाहेंगे तो? बाबा साहब ने सबसे बड़ा जो योगदान दिया है वो उनके लिए संवैधानिक जो प्रावधान बनाए हैं जी। और संवैधानिक प्रावधानों में उनके सबसे बड़ी ताकत निहित है। जी 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 जी। लेकिन बहुजनों की या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस की समस्या ये नहीं है कि उनके लिए प्रयोजन बनाए नहीं गए हैं या फिर वो जो प्रयोजन बनाए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। उनकी मुख्य समस्या जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने की है। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है जी, वो आइडेंटिटी क्राइसिस के वजह से उनकी समस्या उनके साथ जुड़ी है। अगर हम भूतकाल में देखते हैं तो उसके कुछ उदाहरण मिलते हैं।
जब ये हुआ था कि भाई ओबीसी के लिए मतलब वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं, और महाराष्ट्र में उन्होंने जो पंजाराव देशमुख जो थे तब उस समय कृषि मंत्री थे, उन्होंने बोला कि हम मराठाओं को भी आरक्षण देना चाहते हैं ओबीसी में। तो ये जब बात मराठाओं को पता चली तो महाराष्ट्र के मराठा लोग जो है वो उनके मुंबई पे घर पे मतलब वो आंदोलन लेके गए कि बोले तुम हमें महारों के और शेड्यूल कास्ट के मतलब साथ बिठाना चाहते हो, जी। हम तो 96 कुड़े मतलब क्षत्रिय है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हमें नहीं चाहिए आपका रिजर्वेशन आरक्षण। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस बाबा साहब उस वक्त उनको समझाते हैं करुणा से, उनसे मतलब कोई मतलब बैर नहीं करते, बोलते हैं अरे आज तुम्हारे पास जमीन है, 200 एकड़ जमीन होगी, 100 एकड़ जमीन होगी, वो जब बढ़ते बढ़ते मतलब तुम्हारे मतलब जो आने वाली पीढ़ियां रहेगी उनमें बढ़ेगी, तो आप मतलब अल्पभूधारक किसान बन जाओगे, या हो सकता है आप मतलब खेतीहर मजदूर बन जाओगे। उस समय तुम्हारे लिए मतलब ये बहुत आवश्यक रहेगा कि आपके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान रहे, लेकिन उस वक्त वो समझ नहीं पाए। और अब देखिए आंदोलन हो रहा है, अब आंदोलन हो रहा है, अब आंदोलन हो रहा है मराठा आरक्षण के लिए। आप अगर देखेंगे संविधान सभा में तो जो पटेल साहब जो थे जी, सरदार पटेल, उन्होंने बोला था हु आर द ओबीसीज, वो बोल रहे थे कि भाई मतलब आप भी ओबीसी है, मतलब आप पटेलों की बात मतलब वहां रखिए। जी जी जी। तो बोले नहीं, हम बैकवर्ड क्लास नहीं है। और फिर वही अभी पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं, गोलियां खा के मर जाते हैं। जी जी जी, कितनी बड़ी मतलब वो दूरदर्शिता भी, दूरदर्शिता मतलब वो बाबा देख साहब नहीं की पाए, देखी। बस इस वजह से क्योंकि जिस सामाजिक परिवेश में जो उस समय जो लोग थे और आज भी है, वो जाति में विभाजित होना, जाति का अहम होना और अपने एक दूसरे को अपने आप से ऊंच या नीच समझना, इस मानसिकता के वजह से जी अदर बैकवर्ड क्लासेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी। और अब आप देखिए जो आरक्षण का जो विरोध करते थे, अब वो आगे आके उन्हें आरक्षण मांगना पड़ रहा है। इवन ऐसा उग्र आंदोलन हमने देखा कि कई बार उससे बहुत सारी व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई। और एक बड़ी मजे की बात है जी मतलब डेमोक्रेसी में जिनके वोट ज्यादा होते हैं जी उनकी ही सत्ता होती है। जी 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 अगर हम पुराने जो सेंसस देखते हैं उसमें उन्होंने कहा है कि इनका ओबीसी जो हमारे बांधव है, हमारे भाई है, उनका 52% का लोक संख्या है। जी। अब आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आप अगर वोट परसेंटेज देखिए तो मतलब 35-40 से ज्यादा नहीं है जो सत्ता में आती है। अगर मान के चलिए अगर ओबीसी अभी जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो रिजर्वेशन ना मांगते हैं जी, लेकिन केवल अपनी आइडेंटिटी वो पहचान जाते हैं। हाँ, और ये तो बोलते सत्ता हैं में कि भाई हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। मान के चलो, हम तो अभी ये नहीं बोलते कि भाई कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, कोई भेदभाव होना चाहिए, लेकिन मान के चलो उनकी ओबीसी अस्मिता जाग गई और कहीं ओबीसी बोलने लगा कि हम ही राज करेंगे, हमारे लोग खड़े होंगे, हमारे लोगों को वोट करेंगे, हम ओबीसी के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। जी। अगर ये बात उनके दिमाग में आ गई और उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो हजारों सालों तक दूसरा कोई भी समाज सत्ता पे नहीं आ पाएगा। हाँ, क्योंकि उनकी संख्या इतनी है, संख्या उन्हें बस इतनी है। जागना होगा, उन्हें बस अपने ये है, संवैधानिक अधिकारों को जानना होगा, जागना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। जी, जैसे जी। आप मतलब उदाहरण के तौर पे देखते हैं, कोई जब हाथी का बच्चा जो होता है, जी जब उसको मतलब जंगली हाथी के बच्चे को पकड़ते हैं जी तो उसको मतलब बड़े बड़े लोहे के मतलब जंजीरों से बांध के रखते हैं। लेकिन जब उसको आदत हो जाती है, जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, जी। तो उसको मतलब रस्सी से बांध के रखते हैं। अब किसी देखने वालों को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि मतलब इतने बड़े हाथी को मतलब ये रस्सी से बांध के रखा है जी जी। और हाथी के बछड़े को लोहे से बांध के रखा है। लेकिन ये इसलिए है कि उसको एहसास हो जाए कि वो कोई भी रस्सी हो या लोहा हो वो बछड़ा तोड़ नहीं पाएगा। जब वो मान लेता है कि मैं तोड़ नहीं पाता हूँ तब फिर वो रस्सी से भी बांधे रहता है। तो इसको बोलते हैं अपने आप को मतलब एक जो वैचारिक स्लेवरी है, इसके वजह से हमारा और हमारे मानसिक गुलामी जो, हाँ, मानसिक गुलामगिरी की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक बार वो मतलब जाग जाए तो फिर वो राजा रहे, फिर ना रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी ना किसी और चीज़ की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत बड़े वर्ग के लिए जो भारत में सबसे ज़्यादा है। तो बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे काम को आगे अगर नहीं बढ़ा पाओ तो मेरे कामों को पीछे मत जाने देना, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि वो जो काम करके जा रहे हैं वो
फिर भी इतने पर्याप्त होंगे कि आपकी स्थिति उन्हीं कामों के थ्रू आगे और सुलझती रहेगी। भारत प्रोग्रेस करते रहेगा, भारत की महिलाएं आगे प्रगति करती रहेंगी, भारत के एम्प्लॉयज़ को उनके अधिकार मिलते रहेंगे, अलग अलग वर्गों को उनके अधिकार मिलते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम केवल यही जानना, मतलब यही आपको संदेश देना चाहते थे कि बाबा साहब केवल दलितों तक सीमित नहीं हैं, उनके काम केवल एक विशेष वर्ग के लिए नहीं हैं, वो सबके लिए हैं। तो नागरिक के रूप में आप बाबा साहब को जानें, उनके कामों को जानें, उनके कामों को समझें, बाबा साहब को समझें और अपने अधिकारों के प्रति और लोग जागृत हों और औरों को भी जागृत बनाएं। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम में विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।